हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज लेकर आए एक और नई वीडियो जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी के टॉप 30 प्रीवियस ईयर में आए हुए एमसीक्यू। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए मॉक टेस्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन उतनी नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो साथी जिन क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वो जो है यहाँ पे आपको वीडियो का लिंक दिख जाएगा हमारी प्लेलिस्ट का, साइकोलॉजी का। ठीक है, तो उसमें जो है आप जाकर विजिट कर सकते हैं। टोटल 11 से लेकर 12 वीडियोज़ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जिसमें कि हमने एचपी टेट में जितनी जो साइकोलॉजी के चैप्टर बनते हैं उनको डिस्कस किया हुआ है। मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और आप अगर उन 10-11 वीडियोज़ को देखते हैं तो मैं खुद से आपको कहता हूँ कि 25 से प्लस ही नंबर आप आउट ऑफ 30, मतलब 30 में से 25 क्वेश्चन आपको उन्हीं वीडियोज़ को देखने से ही आएंगे, अगर आप पढ़ते कुछ भी नहीं है, ये मैं गारंटी करता हूँ। और जब आपका टेट का पेपर होगा, मैं ही इसी चैनल के माध्यम से आंसर की आपको प्रोवाइड करूँगा। अगर आप इन उन जो आपको 30 क्वेश्चन आए होंगे, अगर वो हमारी वीडियो से नहीं आएंगे, जो हमारी प्लेलिस्ट है उनमें से अगर वो नहीं होंगे आए, तो आप उस दिन कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो भी आप क्रिटिसाइज़ करोगे मैं वहाँ पे उसको ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन कंडीशन ये है गाइज़ कि आपको जो वो प्लेलिस्ट है, आप हमारे चैनल में जाकर भी विजिट कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट को पूरा से पूरा देखना है। ठीक है, 10 से 11 चैप्टर हमने उसमें डिस्कस किया है, प्लस मॉक टेस्ट उसी में आपको मिल जाएगा, और आपकी एक्सप्लेनेशन वाले एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी हमने वहाँ पे करवा रखे हैं। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट आप सबसे पहले ज़रूर विजिट करें। जिन साथियों ने वो प्लेलिस्ट देखी है उन्हीं की डिमांड की बेस्ड हमने ये मॉक टेस्ट लाया है। कि जैसे साथी कुछ हमारे जो स्टूडेंट हैं वो कह रहे थे कि भाई साइकोलॉजी की वीडियोस तो देखिए, लेकिन हम ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन से। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो हमने वो लाया 30 क्वेश्चन, और आप खुद से अपनी प्रिपरेशन को देख सकते हैं कि आप जो है आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, और साथियों मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर साइकोलॉजी के लिए आप जो है कि मतलब गलत बुक लेकर आए हैं, क्योंकि साइकोलॉजी अपने आप में एक बहुत वाइड विषय है, बहुत वाइड। आपने कितना पढ़ना, साइकोलॉजी कवर नहीं हो सकती है गाइस, अगर कोई ऐसा समझ रहे। लेकिन आपको वो देखना है कि एचपी टेट में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, उसी के लिए मतलब उसी क्राइटेरिया का आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अब कुछ है कि डीप साइकोलॉजी में चले जाते हैं और क्वेश्चन वहाँ से बनते ही नहीं है, तो फिर कैसे? साइकोलॉजी में आपके 30 में से 25 मार्क्स आपने एम करके लाने हैं, कितने हमने किसी भी हालत में लाने हैं, तो वो तभी आ सकते हैं अगर आप एचपी टेट का जो सिलेबस है मेंशन किया हुआ हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा, उसी को पढ़ के जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करके जाते हैं, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता साइकोलॉजी में अच्छे नंबर लाने से। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं चीज़ों को। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, और पहला ही क्वेश्चन एक स्टेटमेंट है। मैं आपको जब भी साइकोलॉजी का कोई क्वेश्चन करवाता हूँ या जो हमने चैप्टर करवाए हैं, बार-बार क्या है कि भाई साइकोलॉजी में एक स्टेटमेंट आएगी। ठीक है, स्टेटमेंट वाली भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने 20 से 25 स्टेटमेंटें आपको बताई है, और उन्हीं में से ही एक स्टेटमेंट आपको हर एक टेट में देखने को मिलेगी ही। कई बार 2 भी होती है, लेकिन एक मिनिमम आती ही आती है। तो उन्हीं स्टेटमेंट्स में आएगी वो, ठीक है, जो हमने करवा रखी है। तो मैं हर क्वेश्चन में ये नहीं कहूँगा कि आप जाकर प्लेलिस्ट देख लें। ठीक है, आप खुद ही जहाँ पे जिन क्वेश्चन में आपको डाउट है वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट को। जितने भी क्वेश्चन हमने इसमें भी 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, इन सारे के सारा जो चैप्टर है, हर मतलब अगर कोई इंटेलिजेंस वाला चैप्टर है आया है, कोई सिगमंड फ्राइड से आया है, जीन पियाजे से आया है, मतलब वो सारे चैप्टर करवा रखे हैं। लर्निंग थ्योरी से एक क्वेश्चन आता है, वो भी हमने करवा रखा है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ओर, और पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा? साइकोलॉजी इज अ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हु सेड। तो ये स्टेटमेंट है गाइस, तो इसका जो राइट आंसर है वो आप गेस कर लीजिए क्या है। आप अपनी तैयारी को भी चेक कर सकते हैं कि आपके 30 में से कितने नंबर बन रहे हैं। आप कमेंट ज़रूर करें कि 30 में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, पक्का से पक्का आप कमेंट करें, ताकि हमें भी पता लगे कि जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनकी जो है कितनी कैसी प्रेपरेशन है। ठीक है, तो ये कहा था काले सैनिक ने। ठीक है, तो काले सैनिक ने जो है इन्होंने ये कहा था, काले सैनिक भी नहीं कहा जाता, लेकिन काले सैनिक के जो साइकोलॉजिस्ट थे इनके द्वारा ये कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो ह्यूमन बिहेवियर का विज्ञान है। ठीक है, और वर्तमान समय में जो साइकोलॉजी है उसका स्वरूप भी व्यवहारवाद है, बिहेवियरिज्म है। मतलब प्राचीन समय में साइकोलॉजी को मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान कहा जाता था। माफ़ कीजिएगा, मन कहा जाता था। ठीक है, लेकिन जो आधुनिक स्वरूप है वो क्या है इसका? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और ये किसने कहा था? कोले सैनिक ने या काले सैनिक ने कहा था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है गाइस, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। तो जो 30 क्वेश्चन आएंगे आपके साइकोलॉजी में से, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन आपको आएंगे सीडीपी के,
चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसमें आपको अपनी कॉमन सेंस लगानी है। ठीक है, मतलब आपसे कुछ ऑप्शनल वाले क्वेश्चन दिए होंगे, आपको जो अच्छा जो आपको लगेगा ऑप्शन वो आपको टिक करना है, लेकिन आपको ध्यान उन क्वेश्चन में ऐसा रखना है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि जो आप अपनी मर्जी से खुद का जो बेटर ऑप्शन है वो उसको चूज नहीं कर सकते। साइकोलॉजी है उसके हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो आपको टिक कर लेना है। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना जो साइकोलॉजी होती है गाइस वो होती है चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, चाइल्ड का जो बच्चे का विकास किस तरह से होता है, चाहे वो किसी भी तरह का विकास हो, उसको देखकर आपका सही आंसर टिक कर लेना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप बाइलिंगुअल है, ये इंग्लिश वाले इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी वाले यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन में पूरी वेराइटी रखी है गाइस। ठीक है, तो आप जो इन क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है किसमें है, स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज यूजफुल इन टू अंडरस्टैंड ऑन मतलब अपने आप को, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, टू चूज द टीचिंग मेथड्स और होल टीचिंग प्रोसेस। तो किस चीज़ के लिए, तो कौन सा आंसर आपको इसमें ठीक लग रहा है, जल्दी से आप टिक कीजिए। और जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया से, होल टीचिंग प्रोसेस जो है। ठीक है, होल टीचिंग प्रोसेस, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है, सहायक है। ठीक है, देखो बच्चों, स्वयं को समझने के लिए भी ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, मतलब ये भी ठीक है, बालक को समझने में भी ये सहायता करता है, शिक्षण जो टीचिंग मेथड है उसमें भी, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो आपको टिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए भी ठीक है, मतलब इसमें हेल्प करता है, दूसरे में भी, तीसरे में, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो बिल्कुल यहाँ पे जिसमें कि इस क्वेश्चन का आंसर पूरा निखर रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी, की शिक्षण प्रक्रिया जितनी भी टीचिंग मेथड है उन सब को ये जो है टीचिंग मेथड नहीं, सॉरी, टीचिंग प्रोसेस है, जो पूरा प्रोसेस है, पूरा सिस्टम है एजुकेशन का, टीचिंग का, उसमें ये हेल्प करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये होते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, जिनको आपको ऐसे एलिमिनेट करके जो है करना है क्वेश्चन को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस, मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया, हु कॉइन्ड द टर्म मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ किसके द्वारा बोला गया, ये टर्म सबसे पहले साइकोलॉजी में किसने दी है। कुछ एक ऐसी टर्में भी आती है जो फेमस टर्म है, जैसे भाई मेंटल हेल्थ किसने कहा था। ठीक है, जो मेंटल एज किसने कहा था टर्म ने। ठीक है, बुद्धि में सबसे पहले इंटेलिजेंस का काम किसने किया, तो बीने ने किया था। तो कुछ एक डायरेक्ट टर्म पूछते हैं, ठीक है, उनको आपने ध्यान रखना। जैसे मेंटल हेल्थ जो है, ये इसका जो राइट आंसर है वो है विलियम स्वीटसर ने, विलियम स्वीटसर, ऑप्शन नंबर सी। ये जो साइकोलॉजिस्ट थे इनके द्वारा सबसे पहले साइकोलॉजी में मानसिक शब्द दिया गया था। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, चौथा, मनोविज्ञान की सबसे पुरानी पद्धति कौन सी है, विच इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन हर टेट में मैं देखता हूँ कि हर बार आता ही आता है ये, और इसका जो राइट आंसर है आप जल्दी से गेस कीजिए क्या है। आत्मनिरीक्षण, अवलोकन, प्रकरण, अध्ययन या इनमें से कोई नहीं, इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस, सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच गाइस, थोड़ा सा फोन में हो जाते इधर उधर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन मेथड को साइकोलॉजी का सबसे पुराना टीचिंग मेथड जाना जाता है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ओल्डेस्ट मेथड है साइकोलॉजी के हिस्ट्री का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, आत्मनिरीक्षण जो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, इसको साइकोलॉजी का सबसे पुराना मेथड माना जाता है, सबसे पुरानी पद्धति माना जाता है। और ये क्वेश्चन हर बार किसी ना किसी टेट में आएगा, और अभी मैं आपको बोल सकता हूँ 2024 में ये क्वेश्चन जो है 2024 में किसी ना किसी टेट में 100% आएगा ही आएगा। या ये जेबीटी को आ सकता है, आर्ट्स वालों को आ सकता है, नॉन मेडिकल, मेडिकल, शास्त्री, किसी न किसी को तो आएगा ही पक्का में। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन हमने लेकर आए इसमें 30 के 30 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी प्रेपरेशन को चेक कीजिए कि आपके 30 में से कितने बन रहे हैं। ठीक है, अगर आपके जो है इसमें 22+ बने तो इसका मतलब आपकी तैयारियाँ बिल्कुल बेहतर है, अच्छी है। लेकिन अगर आप बिलो 20 जा रहे हैं तो इसका मतलब आपके लिए सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, ये टेट के में ही आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विकास एक प्रक्रिया है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कभी कभी टेट में से इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विकास कैसी क्रिया है, खंडित है, निरंतर है, पूर्ण है या अपूर्ण है। सो गाइज यू हैव टू गेस द आंसर, राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। ब्रोकन, कंटिन्यूस, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। जो राइट आंसर है वो है कंटिन्यूस। डेवलपमेंट इज ऑलवेज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। विकास एक निरंतर बढ़ने वाली प्रक्रिया है, और ये जन्म से भी पहले, मतलब जब शिशु गर्भ में होता है, गर्भ से लेकर शुरू हो जाती है प्रक्रिया, जब तक कि इंसान की मतलब चला ही नहीं जाता इस दुनिया से, तब तक जो है इसलिए जो कहते हैं बूम टू टूम, मतलब
गर्भ से कब्र तक की यात्रा को ही विकास कहा जाता है साइकोलॉजी में। गर्भ से कब्र तक की मतलब जन्म से पहले विकास शुरू हो जाता है माँ के पेट में ही, और जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक जो विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, चाहे वो मानसिक रूप से मेंटल डेवलपमेंट हो, या वो फिजिकल हो, या किसी भी तरह का कॉग्निटिव हो। ठीक है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। और विकास से एक जो विकास के 7-8 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये भी हमने डेवलपमेंट वाला चैप्टर करवा रखा अच्छे से। यहाँ से भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हो गया कि भाई विकास निरंतर चलने वाला है, विकास सिर से पैर की ओर रहता है, अंदर से बाहर, सिर से पैर को स्फेनोकॉर्डल कहते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने बता रखे सारा। दूसरा चैप्टर है 20 मिनट की वीडियो, जिसमें डेवलपमेंट के जो है विकास का चैप्टर, उसको आप देखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन डेवलपमेंट का आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, इसके में हमने एक क्वेश्चन जो एक जो चैप्टर है वो करवा रखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज? जो मानसिक आयु है इसकी अवधारणा किसने दी है? बिने ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, सिलेवर्ट ने। बिने, स्टर्न, टर्मन, सिलेवर्ट। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है। अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी, मतलब जो प्लेलिस्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने देखी होगी तो इसने राइट आंसर सभी ने लगा लिया होगा इसका क्या होगा। क्योंकि मैंने वहाँ पे अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तब भी आपको बताया था कि जो इंटेलिजेंस वाले चैप्टर में देख लेना अभी अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ गाइज, आपको हर एक क्वेश्चन मैंने वहाँ पे करवा रखा है। दूसरा तीसरा का चैप्टर होगा, दूसरा या तीसरा इंटेलिजेंट चैप्टर है, क्योंकि वो पुरानी प्ले लिस्ट है पिछले साल की, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको क्लियर बताया था कि जब भी इंटेलिजेंस से कोई भी संबंधित क्वेश्चन आए, क्योंकि मानसिक आयु बेसिकली ये फॉर्मूला है आईक्यू का, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आईक्यू का फॉर्मूला है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ये एक फॉर्मूला है। तो आईक्यू में आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, मतलब इंटेलिजेंस वाला चैप्टर जो बुद्धि वाला चैप्टर है, वहाँ पे मैंने करवाया था कि जब भी कोई पहला काम पूछे कि भाई अवधारणा मानसिक आयु की धारणा किसने दी थी, या बुद्धि में सबसे पहला परीक्षण किसने किया था, मतलब टेस्ट किसने किया था, फॉर्मूला किसने दिया था, और इंटेलिजेंस वाले बुद्धि में कोई भी पहला काम करता है कौन करता है? बिने करता है। बुद्धि से रिलेटेड डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी कोई अवधारणा पूछे, ठीक है, या पहला टेस्ट किसने किया, तो वो राइट आंसर हो जाएगा बिने। साइमन बिने इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना कि मेंटल एज का जो कि आईक्यू के फॉर्मूले में इस्तेमाल होता है, जो अभी मैंने बताया एम में, उसकी अवधारणा किसने दी थी? बिने ने दी थी। ठीक है, आईक्यू का टेबल किसने बताया था? जैसे जो टेबल की बात करें कि भाई 70 से 80 होगा वो नॉर्मल होगा, इस तरह का जो टेबल है 120 से ज़्यादा जिसका आईक्यू का वो जो जीनियस होगा, ये किसने बताया था? तो ये टर्मन ने बताया था। ये क्वेश्चन और आपको मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बता देता हूँ। आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया है? तो ये आप मुझे बताइए कि आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन गाइस वो है व्यक्तिगत भिन्नताएं पर्यावरण परिणाम स्वरूप होती है, प्रकृति की, समाजीकरण की, आनुवंशिकता की, या संस्कृति की। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर द रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंट, नेचर, सोशलाइजेशन, हेरिडिटी, कल्चर। मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये टेट का पेपर दे रहे हैं या फिर आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देख रहे तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। इसका राइट आंसर क्या होगा ये मैं भी आपको 100% बोल रहा हूँ। अगर आपने हमारी वीडियोज़ देखी होगी, इंडिविजुअल डिफरेंस वाला चैप्टर है, ठीक है, वहाँ पे मैंने एक फार्मूला बताया था और आपको बार बार बताया था कि इस फार्मूले से क्वेश्चन आते ही आते हैं। बेसिकली ये विकास का जो चैप्टर उसमें भी मैंने करवाया होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में जो उसका आगे पार्ट है, डेवलपमेंट वाला चैप्टर जो है विकास का, फिर से मैं बता देता हूँ वो फार्मूला गाइस। डेवलपमेंट जो होता है वो होता है हमेशा हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, इन दोनों की अंतःक्रिया को ही विकास कहा जाता है। हिंदी में इसको ऐसा लिखेंगे, विकास बराबर है आनुवंशिकता गुणा वातावरण। इन दोनों की अंतःक्रिया की वजह से ही विकास होता है। विकास अकेला हेरिडिटिकल संभव नहीं है, आनुवंशिकता, ना ही अकेला एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये इन दोनों की अंतःक्रिया, मतलब जब किसी भी बालक, व्यक्ति या कोई भी अन्य इंसान हो, उसका जो विकास होगा वो साइकोलॉजी के हिसाब से हेरिडिटिकल और एनवायरमेंटल दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जितना पक्ष उसमें हेरिडिटी का होगा उतना ही एनवायरमेंट का होगा। लेकिन ये हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट होता है, किसी में एनवायरमेंटल फैक्टर ज़्यादा होता है, किसी में हेरिडिटिकल फैक्टर ज़्यादा होता है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि D = H × E। यहाँ से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, अलग अलग रूप में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे देखो आपको पूछा गया है, यहाँ पे फॉर्मूले की बात की है, मतलब पीछे से हाइड फॉर्म में कि व्यक्तिगत भिन्नताएं परिणाम स्वरूप होती है, मतलब इन्वायरमेंट का जिक्र तो हो गया, तो दूसरा कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात है हेरिडिटी, आनुवंशिकता होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे विकास, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो रही है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो रही है, आपको पता है इंडिविजुअल डिफरेंस हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। तो हमारे को पता है विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वो इन्वायरमेंट इनटू हेरिडिटी होता है। हेरिडिटी को यहाँ पे नहीं बताया, सिर्फ क्वेश्चन में इन्वायरमेंट के बारे में दिया है, तो दूसरा कौन सा फैक्टर आएगा इसमें? हेरिडिटी। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है और पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100%। देख लीजिए, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यही आएगा जी,
ये हो सकता ना आए, लेकिन जहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा जिसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल का जिक्र होगा, वहाँ पे डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आएगा। इसी क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संवेगी अंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंसरी ऑर्गन? कौन सा संवेगी अंग नहीं है? सेंसरी अंग मतलब जो ऑर्गन है वो इनमें से कौन सा नहीं है? दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्मृति, आई, हेयरिंग, टच, मेमोरी। तो गाइस संवेगी अंग वो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, माफ़ कीजिएगा, संवेगी अंग वो होते हैं जिनको हम छू सकते, जिनसे हमारी सेंसेस महसूस करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं किसी को टच करते हैं, किसी इंसान को टच करते हैं, किसी बच्चे को, या आपको कोई टच करता है, तो आपको एहसास हो जाता है कि हमें कोई टच कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से दृष्टि, हमारी आइज़ है, आइज़ भी ये एक सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है, और संवेगी अंग है। श्रवण भी, सुनना भी, टच करना भी। लेकिन जो स्मृति है, मेमोरी जो है, ये सेंसरी ऑर्गन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे संवेगी अंग नहीं है पूछा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा स्मृति, क्योंकि स्मृति को हम छू नहीं सकते, मेमोरी, माइंड को हम छू नहीं सकते, जबकि आइज़ को, हियरिंग के लिए कान है, टच जो भी हम कर रहे हैं, ये सब जो है संवेगी अंग, मतलब हमारी सेंसेस इनको महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो मेमोरी है, इसको हम, हमारा जो दिमाग है वो, हमारी जो सेंसेस है, ज्ञान इंद्रिय है, वो इनको छू नहीं सकती है, ठीक है, इसलिए ये संवेगी अंग में नहीं आता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से देख लीजिएगा इंग्लिश वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट? जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास, जो कि जीन पियाजे ने दिया है, क्वेश्चन में डायरेक्ट बता देता हूँ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया है? तो जीन पियाजे ने दिया है। तो ये बोल रहा है कि जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर आवश्यक होते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बता लीजिए जल्दी। जेनेटिक एवं जैविक, अनुभव, अधिगम, या ये सभी? जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल, एक्सपीरियंस, लर्निंग, ऑल ऑफ द अबव। सो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ये जो टेक्निकल इसमें दिक्कत आ रहा है गाइस प्रेजेंटेशन में, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से ये ना हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है जीन पियाजे के द्वारा दी गई है, उन्होंने इन सभी फैक्टर को इंक्लूड किया था कि भाई डेवलपमेंट जो चाइल्ड की होती है उसमें जेनेटिक भी होता है, बायोलॉजिकल, मतलब वही बात आ गई डेवलपमेंट की, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ठीक है। तो मतलब बायोलॉजिकल, जेनेटिक, दोनों चीज़ें। साथ ही साथ उन्होंने दो और फैक्टर इंक्लूड किए थे, एक्सपीरियंस और लर्निंग, मतलब अनुभव और अधिगम। ये भी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है किसी भी शिशु का, उसके लिए ये वाले कारक भी जिम्मेवार होते हैं, ठीक है। तो उन्हें दो और ऐड किए, तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द सीडीपी से ये पूछा गया है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है, मेंटल हेल्थी पर्सन लिव्स इन। जो बिल्कुल मेच्योर पर्सन हो, आपके मेंटल लेवल पे पूछ रहा हूँ मैं, फिजिकली नहीं पूछ रहा। अगर मानसिक रूप से कोई फिजिकली फिट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेंटल फिट व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, जो मेंटली बिल्कुल हेल्थी है, ठीक है। तो वो व्यक्ति कहाँ रहता है? कल्पना लोक में रहता है, अति संवेदनशीलता की अवस्था में रहता है, वास्तविकता में रहता है, या फिर समाज से बाहर रहता है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए, बिल्कुल ईजी है। इसका जो राइट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, वास्तविकता में, इन रियलिटी। जो मेंटली हेल्थी है, जो मानसिक रूप से बिल्कुल परफेक्ट है, वो व्यक्ति हमेशा वास्तविकता में रहेगा, रियलिटी में रहेगा, जमीन से ऊपर नहीं रहेगा भाई, इमेजिनरी वर्ल्ड में जिएगा, ठीक है, या किसी तरह के मतलब स्ट्रेस में नहीं जिएगा, ठीक है। तो वो व्यक्ति हमेशा रियलिटी में जिएगा, ठीक है। ये सीडीपी का क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, खेल के माध्यम से बच्चे का कौन सा विकास होता है? विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट हैपन इन अ चाइल्ड वाई प्लेइंग? मतलब जब कोई बच्चा खेलता है, बाहर खेलता है, खेल में खेलता है, कोई स्पोर्ट्स में खेल रहा होता है, तो बच्चे के अंदर उस समय कौन सा विकास होता है? क्या उसके अंदर सामाजिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, या उपयुक्त सभी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, तो जल्दी से बताइए। बहुत सारे लोग इसको क्वेश्चन को देखते ही शारीरिक को टिक कर सकते हैं, फिजिकल की भाई फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है जब बच्चा बाहर खेलता है, लेकिन तो गाइज ये जो है गलत आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ढंग से समझिए, यहाँ पे ये डायरेक्ट स्पोर्ट्स नहीं पूछा है, खेल के माध्यम से बच्चे का कौन सा विकास होता है। मतलब जब अपने पीयर ग्रुप के साथ खेलेगा, तो पीयर ग्रुप के साथ तो फिजिकल के साथ साथ मेंटल भी होगा, और उसकी जो खेल के प्रति किस तरह की जो वो स्ट्रेटजी अपनाएगा अपोनेंट्स के साथ खेलने के लिए, तो कॉग्निटिव या जिसे हम इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो भी उसके साथ होगा, ठीक है।
फिजिकली तो होगा ही, मेंटली भी प्रिपेयर रहेगा, साथ में कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी वहाँ पे होगा, कॉग्निटिव विकास भी वहाँ पे होगा। तो इसी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कई बार ऐसे देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ना, बुरा ना मानिएगा गाइस, जिन स्टूडेंट्स को या जो भी साथी प्रेपरेशन करे टेट, जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता ना, वो उनका टेट क्लियर होगा ही नहीं, ये मैं डायरेक्ट कहता हूँ। क्यों गाइस, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि गाइस यार ये सभी को पता है कि भाई साइको एनालिटिक थ्योरी जो है वो किसने कही थी, किसके द्वारा दी थी। जिस तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत आपको पता है किसने दिया था, तो जीन पियाजे ने दिया था। उसी तरह से हर जो स्टूडेंट है जो भी टेट या टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहा है, एजुकेशन फील्ड में जाना चाहता है, उसको सभी को पता है कि भाई साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी थी। तो जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड के द्वारा साइको एनालिटिक थ्योरी दी है। इसका भी मैंने चैप्टर पूरा करवा रखा है साइको एनालिटिक थ्योरी का। क्यों करवा रखा है? क्योंकि यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो चलो इजी पूछ लिया यहाँ भाई साइको एनालिटिक थ्योरी, वरना अगर इसके जन्मदाता ना पूछे तो फिर इसका पूछा जाता है कि इड। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ साइको एनालिटिक थ्योरी क्या है, जिसमें कि सिगमंड फ्राइड ने माइंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, तो वो सब क्या है, तो उसके लिए जाकर आप चैप्टर देख सकते हैं, वहाँ से पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा एक। ठीक है, हार्डली 5 से 6 मिनट की वीडियो गाइस वो, और आपका 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो ठीक है, आप प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, बार बार देख सकते हैं, उनको रिपीट होकर देख सकते हैं गाइस। मैं व्यूज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ गाइस कि बार बार देखिए, क्योंकि अगर एक बार देखते तो व्यूज़ तो उसका 1 आ जाता है। तो आपकी प्रिपरेशन के कह रहा हूँ मैं कि टीजीटी के आपको कुछ नहीं है, टेट के लिए जो भी आपका पेपर है उसके लिए जो क्वेश्चन है हमारा 11 से 12 वीडियोस है, उनको बार बार देख रिपीट देखिए। और बाकी कुछ साइकोलॉजी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा आपसे प्रॉमिस है, अगर आपका टेट क्वालिफाई नहीं होगा, 30 में से एटलीस्ट 25 क्वेश्चन हमारी उन्हीं प्लेलिस्ट में से आएंगे। वो सिलेक्टेड है स्पेशली एचपी टेट के लिए। ठीक है, तो जाकर आप उनको वॉच करें। जब ये वीडियो लास्ट में पहुंचेगी तो वहाँ पे भी स्क्रीन आपको इस तरह से प्लेलिस्ट दिख जाएगी, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, वो सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? द इनसाइट लर्निंग थ्योरी इज प्रोपाउंड बाय गेस्टाल्ट, पावलोव, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा गाइस, यहाँ किया कि पदोन्नति किसने किया था, मतलब एक तरह से प्रपोज्ड किसके द्वारा किया गया था। दिया नहीं पूछा यहाँ पे, जो प्रपोज किया गया था सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ये दिया था गेस्टाल्ट ने। इन्होंने उनको इसको प्रपोज किया था, लेकिन जो सिद्धांत दिया किसने था, तो गाइस ये दिया था कोहलर ने। किसने दिया था? कोहलर ने, याद रखना है। अगर इसका पूछे कि भाई ये सिद्धांत किसने दिया था सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, तो कोहलर ने दिया था। यहाँ पे सिंपली पूछे कि पदोन्नति किसने किया, तो गेस्टाल्ट। लर्निंग थ्योरीज की बात करें, सीखने का अधिगम लर्निंग जो होता है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा या तीसरा चैप्टर हमने करवा रखा है लर्निंग थ्योरीज का, हार्डली को 15 मिनट का वीडियो अपने खुद के हैंड रिटन नोट से मैंने बताया है। जितनी भी 4-5 जो ये थ्योरीज है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, वो एक ही वीडियो में हमने क्लियर करवाया है। जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग है बी एफ स्किनर की, ठीक है, क्लासिकल कंडीशन है, पावलोव ने क्लासिकल कंडीशन दिया है, स्किनर ने, ठीक है, अलग अलग ने, जैसे इनसाइट थ्योरी कोहलर के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो ये सारी थ्योरीज हमने करवा रखी है, 4 से 5 थ्योरीज। ठीक है, तो उनको जाके थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है पुनर्वन का सिद्धांत, तो सारी 5 के 5 थ्योरीज मैंने करवा रखी है अलग चैप्टर में, जाकर वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत दिया? विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय गिलफोर्ड? गिलफोर्ड ने जो दिया था वो दिया था ऑप्शन नंबर सी, प्रज्ञा संरचना सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट जो था वो दिया गया था किसके द्वारा? गिलफोर्ड के द्वारा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइज, तो इसमें तो मैं क्या ही बोलूँ, है ये भी इंटेलिजेंस वाले चैप्टर से। आप यहाँ देख सकते हैं बुद्धि वाले चैप्टर में, जो भी हमने जो चैप्टर करवाया रखा बुद्धि वाला, इंटेलिजेंस वाला, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ये वाली थ्योरी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार किस प्रकार का समूह है? विच टाइप ऑफ ग्रुप इज फैमिली? ये भी मैंने करवा रखा है चैप्टर में, सोशलिज्म में, समाजीकरण में, कि जो प्राइमरी टर्शरी और जिस तरह की भी ये कैटेगरी में होती है, उसमें अलग अलग, जैसे आपसे पूछेगा खेल में, खेल किस प्रकार का समूह है, ठीक है ना, जैसे स्कूल में बचा जाता है स्कूल किस प्रकार का समूह है, तो वो सब मैंने करवा रखा है। यहाँ पे परिवार का पूछा तो परिवार ऑलवेज प्राइम, मतलब प्राइमरी, प्राथमिक में आता है परिवार, याद रखना डायरेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला छात्र संबंधित कारक कौन सा है? स्टूडेंट फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग। तो स्टूडेंट की लर्निंग को प्रभावित करने वाला कारक इसमें से कौन सा है? छात्र का स्वास्थ्य, बिल्कुल ये भी प्रभावित करता है स्टूडेंट की पढ़ाई को। अधिगम होता है लर्निंग, मतलब जो भी उसकी पढ़ाई चली है। छात्र की बुद्धि, उसकी IQ क्या है, वो भी प्रभावित करेगा। छात्र की पारिवारिक दशा,
ये भी बेसिकली उसको इफेक्ट करेगा कि उसकी पारिवारिक कंडीशन कैसी है, फैमिली कंडीशन कैसी है, किस तरह का जीवन यापन कर रहा है, तो वो भी इनडायरेक्टली उसके ऊपर प्रभाव डालेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, स्टूडेंट्स हेल्थ, स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस, स्टूडेंट्स फैमिली कंडीशन भी इसमें ये जो अपना रोल डालेगी, इफेक्ट करेगी। तो ये जो चारों जो ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से आप देख सकते हैं गाइज, ये भी जो है आपका CDP से आया, जैसे पिछला आया था। नैदानिक परख की आवश्यकता क्यों होता है? वाई वी नीड रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर बताना है। छात्रों की रुचि जानने के लिए, छात्रों में अभ्यास कार्य बढ़ाने में, छात्रों को परीक्षा पास करवाने के लिए, छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए। तो ऑब्वियस है टू रिमूव द प्रॉब्लम या वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि रेमेडियल जो टीचिंग होती है जिसको नैदानिक परख कहते हैं, तो क्यों आवश्यकता है? कि छात्रों की कमजोरी को दूर करने के लिए। जब भी कोई भी मेथड पूछे CDP में से घुमा फेंक रहे, आपको ये दो ऑप्शन भी ठीक लग रहे होगी, लेकिन यहाँ में मोस्ट अप्रिशिएट आंसर, जैसे कि मैं आपको बार बार सो गाइस जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए। तो जब भी कोई भी आपसे ऑप्शन पूछे तो आपको ध्यान रखना है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को या वीकनेस को दूर करेगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से आ गया है भाई, पूर्णवन का सिद्धांत। ठीक है, तो लर्निंग थ्योरी वाला जो चैप्टर जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा। अधिगम का सिद्धांत दूसरा या तीसरा चैप्टर है वो। बेसिकली मैं तो अभी भूल ही गया ना, काफ़ी पुरानी वो वीडियो। जैसे पहला मैं शायद इंटेलिजेंस का चैप्टर करवाया, दूसरा लर्निंग थ्योरीज करवाई है, फिर डेवलपमेंट करवाया है एक में। ठीक है, फिर डिसेबिलिटीज, जो एक डिसेबिलिटी पूछ जाती है वो करवाया है, फोबियाज करवाया है, साइकोएनालिटिक थ्योरी करवाई है सिगमंड फ्राइड की। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कराया है, सोशियो साइकोसोशल मनोसामाजिक सिद्धांत वो करवाया है। सब कुछ करवाया है जो जो HP टेट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ बहरहाल पूछा है पर्यावरण का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट, ये किसके द्वारा दी थी? तो स्किनर ने, BF स्किनर ने जो है, एक सेकेंड, BF स्किनर के द्वारा जो है ये वाला सिद्धांत दिया था, पुनर्वलन का सिद्धांत। ये होता क्या है, इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ था, तो उसके लिए जाकर आप हमारी वीडियोज़ को वॉच करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो वॉच करने का मतलब मेरा है कि उस पूरी प्लेलिस्ट को देख लें, तभी आपका पूरा इसमें कवर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन में तो आपको पहले करवा रहा था, वो आ ही गया। वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? वर्तमान एट प्रेजेंट टाइम साइकोलॉजी को किसका रूप माना जाता है? तो अभी मैंने आपको पहले करवाया था कि व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेव। सबसे पहले साइकोलॉजी को किस का विज्ञान माना जाता था? तो आपको याद रखना, सबसे पहले जब साइकोलॉजी का अध्ययन शुरू हुआ तो सबसे पहले इसको आत्मा का विज्ञान कहते थे। उसके बाद इसको चेतना का विज्ञान कहा गया। उसके बाद इसे साइंस ऑफ ब्रेन यानी कि मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। लेकिन वर्तमान समय में जो साइकोलॉजी है वो क्या है? वो है व्यवहार का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, JB वॉटसन ने इसमें सबसे ज़्यादा काम किया था। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि साइकोलॉजी को जो वर्तमान स्वरूप है वो उसका श्रेय किसे ज़्यादा, तो JB वॉटसन। ठीक है, तो ये भी आपको रखना है याद। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। तो इसका जो एक सेकेंड, यहाँ क्वेश्चन क्लियर नहीं आ रहा तो इसलिए। अल्पकालीन स्मृति को और किस नाम से जानते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना, जल्दी बताइए। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है गाइस, उसे अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? सेंसरी मेमोरी। ठीक है, सेंसरी मेमोरी, एक्टिव मेमोरी, पैसिव मेमोरी, नन ऑफ द अबव। तो गाइस जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे, आपको मैं बता देता हूँ, मेमोरी वाला भी हमने एक स्मृति वाला चैप्टर करवा रखा है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो कौन सी मेमोरी में आती है? वो होती है गाइस एक्टिव मेमोरी। बहुत सारे लोग इसको पैसिव मेमोरी कहें कि भाई शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो तो भूल जाएंगे तो निष्क्रिय होगी। नहीं, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है गाइस वो एक्टिव मेमोरी में होती है, वो उस समय सक्रिय मेमोरी में होती है। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो पैसिव मेमोरी में हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से मेमोरी से भी एक क्वेश्चन आता है, तो उसका भी हमने चैप्टर करवा रखा है, जाकर आप जरूर से जरूर प्लेलिस्ट को देखें। बट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइस वो है कि प्रसिद्ध पुस्तक पर्सनैलिटी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन किसने लिखी थी? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलपोर्ट। आलपोर्ट के द्वारा ये लिखी गई है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, लिप्सिंग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की थी? ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट साइकोलॉजिक लैब बनाई थी, ये बनाई थी विलियम बुंट ने। विलियम बुंट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कब बनाई थी? 1879 में। कहाँ पे बनाई थी? तो जर्मनी के लिप्सिंग शहर में। जर्मनी के लिप्सिंग शहर में। ये क्वेश्चन पक्का पूछा ही जाता है, लेकिन अलग अलग तरीके से हो सकता है आपसे ऐसा पूछे कि भाई पहली साइकोलॉजिकल लैब कहाँ बनाई थी? जर्मनी के लिप्सिंग में। कब बनाई थी? 1879 में। किसके द्वारा बनाई गई थी? तो विलियम बुंट के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, लेकिन पूछा जरूर जाता है। अभी मैं 100% कहता हूँ कि एक ना एक टेट में यहाँ से इस तरह मतलब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैंने भी 2-3 क्वेश्चन बताए, एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है,
गाइस अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता के असली भाग क्या है, द रियल कैरियर ऑफ हेरिडिटी आर। तो मतलब जो हेरिडिटिकल फैक्टर किस में कितना है, मतलब आनुवंशिकता विकास के लिए आनुवंशिकता ही जिम्मेवार है। वो आनुवंशिक गुण होते हैं मतलब गाइस जो आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से आपके पेरेंट्स से आप में और आपसे आपके चिल्ड्रन में जो ट्रांसलेट होते जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको ही आनुवंशिकता कहते हैं। तो जो रियल कैरियर कौन होते हैं उसके, मतलब किसकी वजह से जो है आपके कुछ एक गुण जो है आपके जो आपको पेरेंट्स से मिले, आपके गुण जो आपके बच्चों को मिलेंगे, तो जो उसका राइट आंसर होगा साइकोलॉजी में होता है जीन्स। जीन जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडिटिकल फैक्टर के लिए, ठीक है। जीन्स के माध्यम से ही जो आनुवंशिकता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस टीएटी परीक्षण एक प्रक्षेपी तकनीक है। कई बार टीएटी की फुल फॉर्म पूछ जाती है गाइस टेट की, तो इसकी फुल फॉर्म है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। और इससे क्या मापा जाता है, तो सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्रिएटिविटी, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। बुद्धि में ये बेसिकली इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। 6 से 11 वर्ष की आयु के बालक डैश अवस्था में आते थे। एज ग्रुप 6 to 11 ईयर्स फॉल्स अंडर, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडोलसेंस या अडल्टहुड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लेट चाइल्डहुड। 6 से 11 को लेट चाइल्डहुड और 5 से 7 2 से 6 को अर्ली चाइल्डहुड के नाम से जाना जाता है। और जब 12 से लेकर 18 को एडोलसेंस और 18 प्लस को जो है अडल्टहुड के नाम से जाना जाता है। मतलब अडल्टहुड वो साइकोलॉजी के अंतर्गत वाली अवस्था होती है, वो भी इसका अवस्था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है कहाँ से होती है। बहुत सारे लोग इसका जन्म से या बर्थ बाई बर्थ राइट आंसर टिक कर सकते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा गर्भाधान से, ठीक है, कंसेप्शन। क्योंकि गाइज मैंने आपको अभी बताया जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसी समय से ही विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है स्मृति एक डैश प्रक्रिया है, मेमोरी इज अ हाईली डैश प्रोसेस। कौन सा है इसका राइट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक, मतलब मेमोरी का काम ही है क्रिएट करना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे गाइज आज के 30 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे, आपका स्कोर कितना बना, ठीक है। इसमें जो 2-3 क्वेश्चन मिस हो गए, मतलब 27 क्वेश्चन होंगे शायद ये, क्योंकि जो 3 क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरह का नहीं था, इसलिए हमने वो इसमें डिस्कस नहीं किए। तो आप हमें अपना स्कोर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके इसमें से बन रहे हैं, ठीक है। वीडियो कैसी लगी तो जो वो भी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।